अरे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? हमारा परिवेश की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश के पाठ 4 हमारा भोजन का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे कि भोजन तथा भोजन की उपयोगिताएं, संतुलित आहार और उसमें पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्व, किसान का अन्नदाता के रूप में महत्व, विभिन्न भोज्य पदार्थ, जंतुओं से और पौधों से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों के बारे में भी हम जानेंगे। बच्चों, आज की पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। आप सभी को कहानी पसंद है ना? हाँ, ठीक है। एक गांव में एक गाय रहती थी। वह इधर उधर खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में भटकती रहती थी। उसको कहीं पर भी खाना सही से नहीं मिल पाता था। भोजन की तलाश में भटकते भटकते वह काफ़ी दुर्बल हो गई थी और बीमार भी रहने लगी थी। एक रात उसको एक बकरी मिली। बकरी ने गाय से पूछा, बहन, आप इतनी सुस्त और कमज़ोर क्यों हैं? गाय दुखी स्वर में बोली कि क्या करूं बहन, बिना भोजन के मेरी ये हालत हो गई है। मुझे कहीं भी सही से खाना नहीं मिल पाता। बकरी बोली, तो अब से आपकी भुखमरी के दिन गए। आप मेरे साथ रोज़ रात में एक बाग में चला करिए। यहाँ पास में ही एक बाग है जिसमें काफ़ी सारी फल और सब्जियाँ उगी हुई हैं। बहुत सारे आम, पपीता, चीकू, केला, गाजर, शलजम, बैंगनों की बहार है। आप कल से मेरे साथ ही चली चलना। लार टपकाती हुई गाय अब बकरी के साथ हो गई। उस रात को गाय ने कई महीनों बाद भरपेट खाना खाया। खाना खाकर गाय बहुत खुश हुई। अब तो वो रोज़ रात को बाग में घुसते और खाना खाते। इस तरह गाय अच्छा भोजन करने के पश्चात बहुत ही मोटी ताज़ी और तंदुरुस्त हो गई थी। अब उसकी सारी बीमारी भी ख़त्म हो गई थी। एक रात भरपेट खाना खाने के बाद गाय ज़ोर ज़ोर से रंभाने लगी। बकरी ने हाथ जोड़े और कहा कि बहन, चौकीदार सभी आ जाएंगे और हमारी सामत आ जाएगी। गाय टेढ़ी नज़रों से उसकी ओर देखती हुई बोली कि बहन, तुम्हें संगीत की क्या समझ? मेरा संगीत इतना अच्छा है कि मेरे गाना सुनकर चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर मेरे गले में डालेगा। बकरी यह सुनकर चुपचाप जंगल की ओर चली गई। गाय के रंभाने की आवाज़ सुनकर चौकीदार तुरंत ही डंडा लेकर उधर दौड़े। चौकीदारों को अपनी ओर आता हुआ देखकर गाय को सरपट दौड़ लगानी पड़ी। तो बच्चों, आपने देखा कि इस छोटी सी कहानी के माध्यम से गाय काफ़ी अच्छा भोजन करने के पश्चात कितनी तंदुरुस्त और मोटी ताजी हो गई थी। लेकिन हमको कभी भी इस तरीके से कुछ भी चीज़ चोरी करके नहीं खानी चाहिए। तो आज का हमारा जो पाठ है वो भी भोजन के ऊपर ही है। तो हम बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। पाठ का नाम है हमारा भोजन। बच्चों, हम रोज़ाना कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। कार्य करने में काफ़ी ऊर्जा लगती है। ऊर्जा वो शक्ति या वो क्षमता होती है जो हमें किसी भी कार्य करने के में ज़रूरी होती है। अब यह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। आपने कई बार देखा होगा कि हम कुछ कार्य करते हुए थक जाते हैं और उसके बाद जब हम कुछ खाते हैं या पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कुछ परिवर्तन महसूस होता है या हमें कुछ ताकत सी अपने अंदर महसूस होती है। यही ताकत, यही जो परिवर्तन है, इसी को हम ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा ही वह क्षमता है जो हमें किसी कार्य को करने की शक्ति प्रदान करती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से ही प्राप्त होती है। हम इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर
तालिका बनाता हूँ ए और बी, दो सूची बना लेता हूँ। अब ए में मैं लिखता हूँ दाल, चावल और रोटी। ये मैंने कुछ चीज़ों के नाम लिखे। अब इधर भी मैं कुछ चीज़ों के नाम लिख लेता हूँ। लोहा, रुई और लकड़ी। तो बच्चों, आप मेरे को बता सकते हैं कि इन दोनों सूचियों में से कौन सी सूची में भोज्य पदार्थ हैं, यानी कि जो वो चीज़ हैं जो इस सूची में लिखी हुई हैं उनको हम खा सकते हैं। बिल्कुल सही अनुमान लगाया आपने। सूची ए में जो हमने दाल, चावल और रोटी लिखे हैं उनको हम खा सकते हैं, यानी कि जिन पदार्थों को हम खा सकते हैं उनको हम भोज्य पदार्थ कहते हैं। बी वाले जो हमने पदार्थ लिखे हैं वो खाने के सामान नहीं हैं। अब हम भोजन के कार्य समझ लेते हैं। भोजन के कार्य हैं शरीर के तापमान को बनाए रखना। जब हम भोजन करते हैं तो ये हमारे शरीर के तापमान को एक नॉर्मल कंडीशन में रखता है। दूसरा है शरीर को ऊर्जा व शक्ति प्रदान करना। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे ही हमने कुछ खाया तो हमारे शरीर में तुरंत ही एक ऊर्जा या शक्ति आ जाती है। तीसरा कार्य है हमारी मांसपेशियों को सक्रिय रखना। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो जो हमारे ये हाथ पैर हैं और उनकी मांसपेशियां हैं ये तुरंत ही एक्टिव हो जाती हैं, मतलब क्रियाशील हो जाती हैं। और एक कार्य है शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करना। यदि हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारा शरीर रोगों से बचा रहेगा। अब आपने ये तो जान लिया कि जिन पदार्थों को हम खाते हैं उनको हम आहार कहते हैं। आहार, अगर वही आहार हमारा संतुलित मात्रा में हो, यानी कि उसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, तो इसको हम संतुलित आहार कहते हैं। वे सभी पदार्थ जो खाने योग्य होते हैं उनको हम भोज्य पदार्थ कहते हैं। संतुलित आहार में अगर ऊर्जा देने वाले पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा तथा शरीर की वृद्धि करने वाले पदार्थ जैसे प्रोटीन और रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पदार्थ विटामिन और खनिज लवण, अगर ये सभी पदार्थ जिनको हम पोषक तत्व भी कहते हैं हमारे आहार में उचित मात्रा में अगर उपस्थित हों तो ये संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यदि हम संतुलित आहार नहीं लें तो हम बीमार पड़ सकते हैं। हमारा जो शरीर है वो रोगग्रस्त हो सकता है। तो रोगों से बचने के लिए हमें संतुलित आहार लेना बहुत ही आवश्यक है। जो भी हमने पदार्थ, भोज्य पदार्थ खाए उनमें बहुत सारे तत्व या अवयव पाए जाते हैं। अगर ये सभी अवयव संतुलित और उचित मात्रा में उपस्थित हैं तो संतुलित आहार बोला इसको। अब ये अवयव होते कौन से हैं और इनको क्या कहते हैं? तो बच्चों, इन अवयव को हम पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, इसके अलावा जल और रेशे भी पोषक तत्व में ही आते हैं। इनके सभी के अलग अलग कार्य हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देने वाले पदार्थ हैं। वसा से भी हमको ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि करने वाले पदार्थ होते हैं, जबकि विटामिन और खनिज लवण से हम रोगों से दूर रहते हैं, यानी कि ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। अब हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। संतुलित भोजन के बाद अब हम आगे एक एक करके इन पोषक तत्वों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। यह शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, या तो मंड और स्टार्च के रूप में।
या चीनी और ग्लूकोज के रूप में। गेहूं, मक्का, बाजरा, मोटे अनाज तथा चावल, केला, आलू, गन्ना आदि कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। इनकी अधिकता से मधुमेह रोग, जिसको डायबिटीज भी कहते हैं, हो जाता है। और अगर कार्बोहाइड्रेट की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पोषक तत्व है प्रोटीन। चना, मटर, मसूर, उड़द आदि दालों में, सोयाबीन में सभी में प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा दूध, अंडा, मछली आदि प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ये शरीर के घावों को भरने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारी सही होगी तो हम रोगों से बचे रहेंगे। अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है या कम हो जाती है तो हम बीमार हो जाएंगे। तो रोगों से बचने के लिए और शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। अब हम अगले पोषक तत्व की ओर देखते हैं, वसा। वसा को शक्तिदायक ईंधन भी कहते हैं। विभिन्न वनस्पति तेल जैसे सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, नारियल आदि के तेल वसा के पादप स्रोत हैं, यानी पेड़ों से मिलने वाले स्रोत हैं। जबकि अंडे, मांस, मछली, दूध उत्पाद वसा के जंतु स्रोत हैं। वसा की कमी से शरीर की कार्य क्षमता कम हो जाती है। वसा हमारे शरीर को गर्मी और ऊर्जा भी प्रदान करती है। और यदि हमारे शरीर में वसा कम हो जाए तो कार्य क्षमता कम हो गई। लेकिन अगर वसा अधिक हो जाए तो क्या होगा? तो हमें विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं, जैसे मधुमेह, हृदय रोग आदि। अब अगला पोषक तत्व देखते हैं, विटामिन। विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व हैं। विटामिन हमें विभिन्न प्रकार की सब्जियों और ताजे फलों से मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये सब विटामिन के स्रोत हैं। विटामिन हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। ये हमारे शरीर में बहुत ही अल्प मात्रा में उपस्थित रहते हैं, लेकिन इनकी उपस्थिति बहुत ही जरूरी है। यदि विटामिन हमारे भोजन में नहीं रहेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो हमें अपने भोजन स्रोत में विटामिन के तत्वों को जरूर सम्मिलित करना चाहिए। विटामिन को दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक वसा में घुलनशील विटामिन, जैसे विटामिन ए, डी, ई तथा के। जबकि दूसरे विटामिन होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, जैसे विटामिन बी तथा सी। विटामिन के साथ ही खनिज लवण। खनिज लवण का भी कार्य कुछ कुछ विटामिन की ही तरह होता है। ये भी हमारे शरीर में बहुत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। और खनिज लवण भी विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियों और फलों से प्राप्त होते हैं। शरीर को क्रियाशील बनाने के लिए अल्प मात्रा में ही सही, लेकिन खनिज लवण की भी बहुत आवश्यकता होती है। अब हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा गीत या कविता गा लेते हैं। आप भी मेरे साथ साथ बोलिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आप अपने कार्यपुस्तिका में भी लिख सकते हैं। ठीक है। आलू बोला मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोली मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दे दूंगी। गाजर बोली मुझको खा लो, मैं सबको विटामिन देती। गोभी, मटर, टमाटर बोले, भिंडी, मूली, बैंगन बोले, अगर हमें भी खाओगे तो जल्दी बड़े हो जाओगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता? आप सभी इसको अपनी कार्यपुस्तिका में लिख सकते हैं। अब हम आगे अगले पोषक तत्व की ओर बढ़ते हैं, रेशे।
भोजन में जल और रेशेदार पदार्थों का बहुत ही महत्व है। तो इसमें पहले हम रेशे के बारे में जान लेते हैं। रेशे विभिन्न पोषक तत्वों के साथ साथ भोजन में रेशे की उपस्थिति भी बहुत ही आवश्यक है। रेशे अर्थात रफेज दरअसल फाइबर युक्त पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः मक्का, आटा, गेहूं, ज्वार, बाजरा, दाल, दलिया, ताजे फल और सब्जियों में पाए जाते हैं। रेशे वैसे रेशे हमारे शरीर में वैसे कोई भी सक्रिय योगदान नहीं देते, लेकिन ये भोजन को पाचन में सहायक होते हैं। अगर रेशे की कमी रहेगी तो हमारा जो भोजन है वो आहार नाल में ज़्यादा समय तक रुका रहेगा और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में दिक्कत आएगी। तो भोजन को पाचन में हमारे रेशेदार भोजन का होना बहुत आवश्यक है। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायता करता है। जल अमृत के समान होता है। यह जल का एक गुण है। हमें जल बहुत ही ज़रूरी है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, हमारी सेहत की कुंजी है। फल तथा सब्जियों में जल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमें कम से कम 2-3 लीटर पानी जरूर ही पीना चाहिए। हमारे शरीर के 80% रोग शरीर में जल की कमी की वजह से होते हैं। इसलिए हमें जल का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। हमारे शरीर में 60 से 70% तक जल उपस्थित होता है। जल के बहुत से कार्य हैं, जैसे पाचन के पश्चात शेष अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निष्कासित करना। जब भोजन पच जाता है तो उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जिनको हम मल कहते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने में जल बहुत ही आवश्यक है। त्वचा के भीतर जो दूषित पदार्थ होते हैं उनको पसीने के साथ बाहर निकालना। जितने भी दूषित पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं वो पसीने के साथ साथ बाहर निकल आते हैं। ये भी जल का एक आवश्यक कार्य है। के अलावा शरीर के तापमान को संतुलित रखना। जितना ज़्यादा जल हमारे शरीर में उपस्थित रहेगा, हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित मात्रा में रहेगा। और तो हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखना, त्वचा के साथ साथ पूरे शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। ये आप जल के कुछ स्रोत देख सकते हैं। हमें सभी तरह के फल सब्जियों से जल मिलता है। अब हम आगे बढ़ने से पहले एक सारणी देख लेते हैं। इसमें भोज्य पदार्थ लिखे हुए हैं, उसमें पाए जाने वाला पोषक पदार्थ वो लिखा हुआ है। इसके अलावा आगे हमको ये लिखना है कि ये ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व है, शरीर की वृद्धि करने वाला है या रोगों से सुरक्षा करने वाला है। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है आलू, तो आपको पता है कि आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करने वाला। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर संतरा लिख दूँ तो संतरा में बताइए बच्चों क्या मिलेगा? बिल्कुल सही, संतरा में हमें विटामिन मिलेगा। और विटामिन कौन सा कार्य करता है? ऊर्जा प्रदान करने वाला, शरीर की वृद्धि करने वाला या रोगों से सुरक्षा करने वाला? बताइए, रोगों से सुरक्षा करने वाला। ठीक है, इसी तरीके से मैं पालक लिखता हूँ। पालक से हमें क्या मिलेगा? खनिज लवण। खनिज लवण का कार्य क्या है? रोगों से सुरक्षा करना। यदि मैं पनीर लिख देता हूँ तो पनीर हमारा वसा का स्रोत है और वसा हमें ऊर्जा प्रदान करती है। इसी तरीके से आप और भी बहुत सारे भोज्य पदार्थ लिख सकते हैं। तो हम भोजन के स्रोत पढ़ते हैं। जिस भी चीज को हमने खाया वो आहार या भोजन कहलाता है। अब हमको ये जानना है कि ये भोजन के स्रोत आखिर कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि ये भोजन हमें कहाँ से मिलता है, इसका स्रोत क्या है। तो बच्चों, आप ये जान गए होंगे कि भोजन या तो हमें पौधों से मिलता है या जंतुओं से। तो भोजन के
दो मुख्यतः स्रोत होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त और जंतुओं से प्राप्त। पेड़ पौधों से प्राप्त आप देख सकते हैं बहुत सारे फल और सब्जियां, और इधर जंतुओं से प्राप्त में आप अंडा, दूध, इधर पनीर, मांस, मक्खन वगैरह, ये सभी जंतुओं से प्राप्त हमारे स्रोत हैं। हम इसकी एक सारणी भी बना सकते हैं जिससे हमें और अच्छे से पता लग जाएगा। क्या आप पहचान सकते हैं कि पौधों से प्राप्त तत्व कौन कौन से हैं और जंतुओं से प्राप्त कौन कौन से भोजन हैं? ठीक है, इधर आप पौधों से प्राप्त भोजन लिखिए और इधर जंतुओं से प्राप्त। जैसे पालक, मटर, गाजर, ये सभी पौधों से प्राप्त हमारे भोजन हैं। और जंतुओं में दूध, अंडा, मांस, ये सभी हमारे जंतुओं से प्राप्त भोजन हैं। अब हम आगे जानेंगे कि किसान का अन्नदाता के रूप में क्या महत्व है और वो फसलें तथा सब्जियां किस प्रकार उगाता है। बच्चों, हम भोजन को 1 मिनट में ही ऐसे ही फेंक देते हैं, जबकि उस भोजन को फसल से प्राप्त करने में और उस फसल को तैयार करने में कई महीनों का समय लग जाता है। इसलिए हमें अगली बार भोजन को फेंकने से पहले अवश्य ही विचार करना चाहिए। बच्चों, आपको पता है कि ये जो जितने भी फल, सब्जियां, अनाज हैं, इनको किसान हमारा बहुत ही मेहनत के साथ गर्मी, सर्दी, बरसात में कार्य करके तब जाकर कहीं उगाता है। हमें किसान का आभार प्रकट करना चाहिए। किसान हमारे लिए फसलों के साथ साथ मसाले भी उगाता है। इसीलिए किसान को हमें अन्नदाता भी कहते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए अन्न पैदा करता है। फसल तैयार होने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। फसल कोई 2-4 दिन में नहीं तैयार होती, इसको तैयार करने में महीने, सालों लग जाते हैं। जैसे अच्छी मिट्टी का चुनाव, सही मौसम, अच्छे बीजों का चुनाव, फिर उसके बाद उसकी कटाई, भंडारण, जैविक खाद का उपयोग, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, तब जाकर कोई फसल तैयार होती है। और जब फसल तैयार होने के बाद गेहूं से रोटी, पूड़ी आदि बना लेते हैं और चावल से हम इडली और खीर आदि भोज्य पदार्थ तैयार कर लेते हैं। अपने भोज्य पदार्थों को और स्वादिष्ट बनाने के लिए हम मसालों का प्रयोग करते हैं। मसालों का प्रयोग भोजन को और भी अधिक स्वादिष्ट और सुपाच्य बना देता है, यानी पचने में आसान बना देता है। जैसे हल्दी, मिर्च, जीरा, इलायची, धनिया और सौंफ आदि, ये सब मसाले आपने अपनी माताजी की रसोई में देखे होंगे। अब मैं आपसे कुछ पहेलियां पूछता हूं। आशा है आप बड़ी आसानी से इनको पहचान लेंगे। तो पहली पहेली है, मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे ले ले। आपने अनुमान लगा लिया होगा। मैं इसका उत्तर बता देता हूं, इलायची। दूसरी पहेली है, हरी डंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान। जी हाँ, सही पहचाना, मिर्च। तीसरी पहेली है, हरी थी मैं भरी थी, राजा जी के बाग में दुसाला ओढ़े खड़ी थी। तो इसका भी उत्तर आपको पता ही होगा, भुट्टा। अब अंतिम पहेली है, कटोरे में कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। इसका उत्तर आप जानते ही होंगे, नारियल। ठीक है, अब हम कुछ आदतों को जान लेते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी हैं।
कि हमको क्या कार्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें भोजन में ऊर्जा देने वाले, शरीर की वृद्धि करने वाले तथा रोगों से बचाव करने वाले सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। हमें आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए, अपनी आयु और कार्य के अनुसार ही खाना चाहिए। जैसे कोई अगर ज़्यादा मेहनत का काम कर रहा है तो उसके ज़्यादा खाना चाहिए, और अगर आप कम मेहनत का काम कर रहे हो तो कम खाना चाहिए। खाना खाने से पूर्व और बाद में हाथों को साबुन से कम 20 सेकंड रगड़कर अच्छी तरह से धोना चाहिए। हमें बाजार की खुली हुई चीज़ें तथा कटे फल नहीं खाने चाहिए। अगर हम कटे फल और खुली चीज़ों को खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। सब्जियों तथा फलों को अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए। बिना धोए हमें कोई भी फल या सब्जी नहीं खानी चाहिए। बाजार का तैयार डब्बा बंद खाना, चिप्स, शीतल पेय जिसको कोल्ड ड्रिंक भी कहते हैं, नूडल्स आदि का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। रेशेदार भोज्य पदार्थ जैसे गेहूँ, दलिया, मक्का, अंकुरित अनाज, फलों और सब्जियों का प्रयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। समय समय पर डॉक्टर से स्वास्थ्य परीक्षण करवाना चाहिए। समय पर सोना चाहिए और जागना चाहिए, और प्रतिदिन हमें खुले में व्यायाम भी करना चाहिए। प्रातःकाल शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। खुले में शौच करने से पोलियो, डायरिया, टाइफाइड आदि रोगों की संभावना बढ़ जाती है, अतः हमें कभी भी खुले में शौच नहीं करना चाहिए। दूध अवश्य पीना चाहिए। दूध एक संपूर्ण आहार है। बच्चों, आप सभी भी अपने घर में रोजाना दूध पीते हैं ना? रोजाना दूध हमको पीना चाहिए, क्योंकि इससे हमें लगभग सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो बच्चों, हमने आज के पाठ में सीखा कि भोजन तथा भोजन की आवश्यकता क्या है, संतुलित भोजन क्या होता है और उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व क्या होते हैं। इसके अलावा पोषक तत्वों का वर्गीकरण किया और हमने उनके कार्य भी जाने। जैसे कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या था? ऊर्जा प्रदान करना। वसा भी ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायक होती है। विटामिन और खनिज लवण हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। जल हमारे पाचन को आसान बनाता है, और रेशेदार जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो भी हमारे पाचन में सहायक होते हैं। फिर हमने किसान और उसका अन्नदाता के रूप में महत्व भी जाना। भोज्य पदार्थों के स्रोत जाने, पौधों और जंतुओं से जो प्राप्त भोजन होता है उसके बारे में जाना, विभिन्न प्रकार की फसलें और मसालों के बारे में भी जाना। अब इन्हें भी जाने में भी बहुत सारी हमने जरूरी चीज़ें देखी। अब हम गृह कार्य कर लेते हैं। गृह कार्य में ये कुछ पहेलियां हैं, आप इन्हें ध्यान से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इनके सामने इनके उत्तर दिए हुए हैं। आपको इन पहेलियों का सही उत्तर ढूंढना है और इनको मिलान भी करना है। जैसे एक मैं बता देता हूँ, सफ़ेद तन हरी पूंछ, ना बुझे तो नानी से पूछ। तो इसका सही उत्तर है मूली। बाकी आपको अपने आप करनी है। जैसे एक फूल यहाँ खिला, एक खिला कलकत्ता, एक अजूबा हमने देखा पत्ते के ऊपर पत्ता। दूसरा है, गोल हूँ पर गेंद नहीं, लाल हूँ पर सेब नहीं, जो मुझे परेशान करे उसकी फिर खैर नहीं। और सबसे अंतिम है, एक पहेली बूझ मेरी रानी, एक घड़े में 2 रंग का पानी। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट कार्य भी हैं। पहला प्रोजेक्ट कार्य आपका ये रहेगा कि जो आपके घर में बुजुर्ग हैं उनके खाने में जो आप भोज्य पदार्थ दे रहे हैं उनकी सूची बनाइए, और जो घर में छोटे बच्चे हैं उनकी खाद्य पदार्थों की सूची अलग बनाइए। फिर इसके बाद इन दोनों सूचियों की तुलना कीजिए। और दूसरा प्रोजेक्ट कार्य आपका ये रहेगा कि आप अपनी माताजी की रसोई में जाइए और वहाँ पर माताजी कौन कौन से मसाले प्रयोग कर रही हैं, इन सब मसालों की एक सूची बनाइए, तथा माताजी से ये भी मालूम कीजिए कि इन मसालों को वो किन भोज्य पदार्थों में और कितनी मात्रा में डालती हैं। ठीक है। अब एक दूसरा गृह कार्य और देख लेते हैं। बच्चों, आपको बीच में बोर्ड पर ये प्लेट दिखाई दे रही होगी। आपको इस खाली प्लेट के साथ साथ बहुत सारे भोज्य पदार्थ भी दिखाई दे रहे होंगे। आपको करना यह है कि जो इसमें पौष्टिक भोज्य पदार्थ हैं, जिनसे हमको पोषक तत्व अच्छे से मिल पाएंगे, उन पोषक तत्वों को आपको अपनी प्लेट में रखना है। और बाकी जो फास्ट फूड हैं,
जंक फूड जिनको बोलते हैं, जैसे बर्गर या आइसक्रीम, इन सबको आपको अलग हटा देना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अब एक एक करके ये जंक फूड जो हैं ये गायब हो जाएंगे। बाकी आपके पास जो बचेंगे ये पौष्टिक आहार हैं। तो आपको ये सभी पौष्टिक आहार अपनी प्लेट में रखने हैं और आपको हमसे ये वादा भी करना है कि आप हमेशा पौष्टिक भोज्य पदार्थ ही ग्रहण करेंगे, कभी भी बाजार का बाहर खुला और कभी भी बेकार जंक फूड नहीं खाएंगे। धन्यवाद। इसके साथ साथ आपको अपनी जो पाठ्य पुस्तक है हमारा परिवेश, उसमें दिए हुए पीछे जो गृह कार्य और सारा काम है वो भी आपको करना है। अब हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।